ताकि हम दूर से ही आपके मैसेज को देख लें, है ना, और हम सेशन को स्टार्ट करें, है ना, क्योंकि लैपटॉप हमसे बहुत दूर रखा हुआ है ना। चलो ठीक है, तो थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। और हमने आप सभी के लिए, है ना, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत ही शानदार जो है वह, है ना, सॉल्यूशन कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, और हमने यहाँ पर इसकी शुरुआत भी कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके सेशन हो चुके हैं, तो आप जो है शुरू से ही सारे सेशन देखेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक साइंटिफिक जो है वह, है ना, यहाँ पर आपका टॉपिक हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसमें सारा का सारा जितना भी कंटेंट है वो लिंक बना के ही जो है वह, है ना, पढ़ा जा सकता है। अगर आपने लिंक को ब्रेक किया तो कंसेप्ट ब्रेक होंगे, है ना। जैसे कि आज हम यहाँ पर हैबिटेट, नीके, है ना, जिसको नीच भी बोलते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के बायोम हो सकते हैं वो सभी पढ़ेंगे। तो अगर आपने इससे पिछले सेशन नहीं देखे हैं, है ना, कि जो है इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, तो फिर आपको आगे के सेशन समझ में नहीं आएंगे। तो हम आपसे, है ना, कहना चाहेंगे कि आप जो है कंटिन्यूअस रहें, इससे पिछले सेशन आप सारे देख करके रखें। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है वह, है ना, आपके अपकमिंग, है ना, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए 26, 27, 28 के जो एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे रेडी कर लिए हैं, कंटेंट अपना रेडी है, ये वे सारे टॉपिक्स हैं, है ना। हमारे जो है यहाँ पर जियोग्राफी और मैप और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है ना, वो भी हमने आपको बता दी है इससे पिछले सेशन में, कि भैया कितने कितने नंबर के क्वेश्चन जो है आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, है ना। और हमने शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर दी थी। हमने इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या होता है इसको समझा, हमने यहाँ पर जो फंक्शन है इकोसिस्टम के वो समझे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना, हमारा जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, आज हम ये दोनों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो है बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे आ जाओ, जुड़ जाओ सभी जल्दी से। और पारिस्थितिकी तंत्र थोड़ा सा हम 5 मिनट का रिवीजन करेंगे। इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम क्या होता है, बायोस्फीयर की जो है वह कार्यात्मक और संरचनात्मक जो है वह इकाई होती है। जैव मंडल की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है ना, जो यहाँ पर सभी प्यारे बच्चे, जिसमें समुदाय और भौतिक पर्यावरण दोनों शामिल है ना, समुदाय, जीवों का समुदाय, कम्युनिटी, और भौतिक पर्यावरण दोनों शामिल है, जो आपस में, है ना, रिलेशन है जिनका, और अंतर क्रिया करते हैं। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वह इकोसिस्टम को समझा था। इकोसिस्टम जो है बहुत छोटा भी हो सकता है वृक्ष जितना, और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो समंदर, हमारा जो ओशियन है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है, हमने बायोटिक और अबायोटिक देखे। अबायोटिक की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो अबायोटिक में ये सारे हमने बहुत ही डिटेल के साथ इनको जाना कि ये अबायोटिक क्यों कहलाते हैं, इनको अबायोटिक कंपोनेंट क्यों बोलते हैं। और हमने बायोटिक भी देखे कि भैया हमारे इकोसिस्टम के जो बायोटिक, है ना, कंपोनेंट है, उनमें हमने यहाँ पर जो है ना, प्लांट को देखा जो कि आपके प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, और जो है एनर्जी का ट्रांसमिशन यहीं से शुरू हो जाता है। फिर हमने उपभोक्ता देखे, है ना, जिसमें हमने माइक्रो कंज्यूमर और मैक्रो कंज्यूमर देखा। तो अपन सिर्फ 5 मिनट का रिवीजन देख रहे हैं जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा, ताकि अपन इस सेशन को अच्छे से लिंक कर पाए, है ना। हर्बीवेरस क्या होते हैं, ये हमारे जो है ना, डायरेक्ट पेड़ पौधों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो जाते हैं। जो यहाँ पर शाकाहारी को खा जाए वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाते हैं, है ना। जो मांसाहारी को भी खा जाए वो कार्निवेरस होते हैं, टॉप कार्निवेरस, उच्च श्रेणी के मांसाहारी, है ना। और हमने फिर ओमनीवेरस देखा, भाई ह्यूमंस और जो बंदर हैं, है ना, ह्यूमंस और बंदर वो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, है ना। तो ऐसे जीव जो पौधे और जानवर दोनों का उपभोग करें, दोनों पे डिपेंडेंसी हो जिनकी, वो ओमनीवेरस होते हैं, ना। बहुत अच्छे से अपन ने इसको जाना। माइक्रो कंज्यूमर्स में हमने यहाँ पर बैक्टीरिया और यहाँ पर, है ना, जो हमारा कवक है, फफूंदी है, उसकी बात की, है ना। पौधों को सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो कवक, हमारे शरीर में भी जो है कवक की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो बैक्टीरिया, कवक जो है वह माइक्रो कंज्यूमर में आते हैं, ठीक है ना। और हमने एक टर्म देखी है ना, डेट्राइटस, ठीक है, डेट्रीवोर्स, हमने ये टर्म देखी। तो ये डेट्रीवोर्स कौन है, तो यहां पर हमने देखा कि ये ऐसे जीव होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में मदद करते हैं, है ना। जैसे कि पेड़ों की पत्तियां टूट गई हैं तो वो डीकंपोज हो जाएंगी, है ना, तो ये डेट्रीवर्स होते हैं, ठीक है ना। अब इन डेट्रीवर्स में कौन कौन शामिल है, तो अर्थवॉर्म है, आपकी जो है कवक है ना, बीटल है, और ये सारे के सारे इंसेक्ट हैं, ये डेट्रीवोर्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि कार्बनिक पदार्थों को डीकंपोज कर देते हैं। तो एक एक टर्म आपको जो है वह याद होते चलेगी। अब यहां से शुरू करते हैं हम, ठीक है
है ना। यहाँ से ही आज की अपनी जो है वह क्लास शुरू होती है। हमने 5 मिनट का रिवीजन कर लिया जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं, है ना, कि इकोसिस्टम के द्वारा हमको क्या क्या जो है वह मिल रहा है। तो आप बोलेंगे कि इकोसिस्टम से हमने देखा ना बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में। तो बायोटिक में हमने देखा कि भैया सबसे पहले तो आप प्रोड्यूसर्स की बात कर लो, है ना, पौधों की बात कर लो, तो पौधों से आपको जो है वह भोजन मिलेगा। अच्छा, फ्यूल भी तो मिलेगा। फ्यूल में अपन लकड़ी की बात करें, लकड़ी को भी एज अ हम यहाँ पर फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूल किसे कहते हैं, ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन उसे कहते हैं, फ्यूल उसे कहते हैं जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, है ना। फ्यूल ईंधन किसे कहा जाता है? जो जलकर ऊष्मा देगा उसे ईंधन कहा जाएगा। हर वो चीज ईंधन होगी हमारे लिए जो जल करके ऊष्मा देगी, है ना। ठीक है। अच्छा, फाइबर, फाइबर भी अपने को मिलेगा। अच्छा, एक फाइबर अपने भोजन में भी होना चाहिए। एक फाइबर तंतु भी होता है ना। तो तंतुओं से आप जो है रस्सियां भी बना लेते हैं, है ना। चलिए, आश्रय और निर्माण सामग्री। तो इकोसिस्टम जो है हमको वस्तु और सेवाएं दे रहा है। वस्तु, ठीक है ना, और गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज में अपन दोनों चीजें देख रहे हैं, है ना। अब आश्रय और निर्माण सामग्री, रहने के लिए स्थान और बनाने के लिए सामग्रियां, जैसे आपके घर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं। हवा और पानी की शुद्धि, है ना। अच्छा इकोसिस्टम आपके क्लाइमेट को, आपके वेदर को भी अच्छा रखता है। जैसे अपन देखते हैं ना कि एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन, दो टर्म होती है ना, कि एफोरेस्टेशन करें कि डिफोरेस्टेशन करें। तो हमें एफोरेस्टेशन करना चाहिए, हमें, है ना, वनों की संख्या बढ़ाना चाहिए, पेड़ पौधे, है ना, हमको यहाँ पर समृद्धि करना चाहिए, वनस्पति का संवर्धन करना चाहिए हमें, है ना, ताकि क्या होगा, वे ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, है ना, और पॉल्यूशन को कम करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर जो है वह हवा को शुद्ध करने वाला एक पौधा देखा, एक पेड़ देखा, जैसे नीम। नीम होता है ना, तो नीम वह पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा जो है कंट्रोल करता है। नीम का जो पेड़ होता है, नीम की पत्तियां आप खाते हैं, वो जो है शुगर कंट्रोल भी करता है ना। कड़वा होता है लेकिन बहुत ही उसके बेनिफिट्स हैं। तो इकोसिस्टम जो है वह हवा और पानी को शुद्ध भी करता है, पानी को भी जो है वह शुद्ध करेगा, है ना। इकोसिस्टम की बात करेंगे तो पानी में अगर डायवर्सिटी रही तो पानी के ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि पानी को भी स्वच्छ रखते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर, है ना, एक यहाँ पर हमने बैक्टीरियोफेज वायरस की बात की, हमने जीवाणु भोजी, है ना, यहाँ पर वायरस की बात की जो जीवाणुओं का भक्षण करता है और पानी को शुद्ध रखता है। गंगा नदी का जो जल है ना, वह बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना, जीवाणु भोजी वायरस की वजह से शुद्ध है। कई दिनों तक जो है वह साफ रह सकता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपते, है ना। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो मानव शरीर के लिए अच्छे भी हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस पानी को शुद्ध रखेगा। अपशिष्ट का अपघटन, देखिए हम जब भी थ्योरी पढ़े ना, जब भी हम थ्योरी पढ़ें तो हमको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से रिलेट करना है ना। जितने ज्यादा एग्जाम्पल हो सके उतने ज्यादा हम उसको थ्योरी के साथ लिंक करेंगे, जिससे आपका टॉपिक और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, है ना। अपशिष्ट का अपघटन और, है ना, डिटॉक्सिफिकेशन। अपशिष्ट का अपघटन, जैसे अपन ने डेट्रीवोर्स देखे ना, डेट्रीवोर्स, तो आपका जो कार्बनिक पदार्थ है, सड़ा गला पदार्थ है ना, उसको अपघटित कर देगा। और हम जब आगे फूड चेन पढ़ेंगे तो, है ना, एक क्वेश्चन रेडी होगा कि फूड चेन में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो अपघटकों की ही होती है, डीकंपोजर्स की ही होती है ना। पृथ्वी की जलवायु का स्थिरीकरण और मॉडरेशन, है ना, पृथ्वी की जलवायु, क्लाइमेट, जलवायु, है ना, हम यहां पर क्लाइमेट की बात करते हैं। तो जलवायु स्थिरीकरण और मॉडरेशन, बाढ़, सूखा, तापमान, चरम पवन शक्ति का मॉडरेशन, ये इतने सारे पॉइंट अपन इसलिए देख रहे हैं ताकि अपन साथ में आंसर राइटिंग की स्किल भी सीख पाए, है ना। आंसर राइटिंग की स्किल, कि भैया पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा दी जाने वाली गुड्स और सर्विसेज कौन सी हैं, तो हम बहुत अच्छे से जो है वह डिस्क्राइब कर पाए। बाढ़, सूखा, तापमान, है ना, पवन शक्ति का मॉडरेशन, इसको अच्छे से मॉडरेट करके रखे, अच्छे से रेगुलेट करके रखे। अच्छा इकोसिस्टम इन सभी, है ना, यहाँ पर चेंजेस को कंट्रोल करके रखेगा। पोषक तत्व पुनर्चक्रण सहित मिट्टी की उर्वरकता, जैसे कि अगर अपन देखें, हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम यहाँ पर, है ना, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर आर्टिफिशियल यूरिया, सिंथेसाइज यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे मिनरल्स हैं, है ना, जो पोषक तत्व हैं, जो मिट्टी में होना चाहिए, जो कि पौधों में आना चाहिए, पेड़ पौधों में आना चाहिए, उन पेड़ पौधों के जरिए जब हम उनको खाएंगे तो हमारे शरीर में जाना चाहिए, तो ये साइकिल ठीक से चल नहीं पाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल सिंथेसाइज यूरिया का इस्तेमाल करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी डैमेज कर रहे हैं, है ना। पौधों को भी मिनरल्स की कमी हो रही है,
है ना, क्योंकि पोषक तत्व उनको मिल नहीं पा रहे डायरेक्ट, आपने बहुत ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल कर लिया, है ना, तो मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई है। ठीक है ना, तो अगर अच्छा इकोसिस्टम रहेगा तो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण भी ठीक तरीके से रहेगा। पौधों का परागण, है ना, पॉलिनेशन, परागण क्या होता है, एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, है ना, परागकण, और जो है दो पुष्पों की शादी हो जाती है, और फिर यहाँ पर, है ना, ओव्यूल, ओव्यूल से सीड बनते हैं, बीज बनते हैं, और आपका फल बन जाता है ना, ओवेरी से फ्रूट्स बन जाता है। तो अच्छे से पॉलिनेशन होगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, है ना। अब ह्यूमंस तो शादी कर लेते हैं, पौधे कैसे शादी करते हैं, तो पौधे आपस में शादी करते हैं पॉलिनेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए, फसल की किस्मों और पशुधनों नस्लों, है ना, यहाँ पे जितनी भी नस्लें हैं, स्पेशीज हैं, दवाएं और अन्य उत्पादों के लिए प्रमुख इनपुट के रूप में अनुवांशिक संसाधनों का रखरखाव। तो ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक और सौंदर्य लाभ, अच्छा इकोसिस्टम रहेगा, आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा, जैसे कि आप गार्डन में घूमने के जाते हैं, है ना, जो ग्रीन कलर होता है ना गार्डन में, आप जब भी घूमने जाते हैं ना तो हरे हरे आपको ग्रीन प्लांट दिखते हैं, क्या आप जानते हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक बात करते हैं। ग्रीन कलर इज, देखो हमने अपने पेन से भी ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज्यादा किया है, ग्रीन कलर से हम लिख रहे हैं, आउटपुट हमारा भी जो है ना, राइटिंग का वो ग्रीन कलर, ग्रीन इज मोस्ट सेंसिटिव कलर, सेंसिटिव कलर, है ना, क्या आप जानते हैं इसका सेंसेशन बहुत तगड़ा है। हरा कलर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है ना, आंखों को सुकून पहुंचाता है। ठीक है, आप गार्डन में घूमने जाते हैं तो आपकी आंखें, है ना, ग्रीन कलर को अच्छे से सेंस करती है, जिससे हमारे न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम भी ठीक तरीके से काम करता है ना, इसीलिए हम गार्डन में घूमने जाते हैं, हम प्रकृति से जो है तालमेल बढ़ाते हैं, है ना, सांस्कृतिक और सौंदर्य लाभ। तो पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा दी जाने वाली वस्तु और सेवाएं, है ना, ये सभी पॉइंट अपने को लिखना उसमें आना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इकोटोन पे, सभी प्यारे बच्चे, इकोटोन, व्हाट इज इकोटोन। जब भी हम एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा महत्व, इंपॉर्टेंस टर्म्स की ही होती है, टर्मिनोलॉजी, है ना, शब्दावली, वोकेबुलरी, वोकेब। तो आपका वोकेब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वोकेब स्ट्रांग कब होगा, जब उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको याद रहेगा, है ना, उसकी डेफिनेशन याद रहेगी, उसके एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे, है ना, तो आप अच्छे से आंसर राइटिंग भी कर पाओगे। तो इकोटोन, है ना, अब जैसे अभी अपन ने डेट्रीवोर्स जो है टर्म का इस्तेमाल किया, डेट्रीवोर्स, तो हमने क्या देखा कि डेट्रीवोर्स ऐसे जीवों का समुदाय ऐसी कम्युनिटी है जो कि कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, है ना, और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। तो डेट्रीवोर्स याद रहेगा ना, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसमें अर्थवर्म आ गए, फंगस आ गई अपनी, है ना, इंसेक्ट आ गए, तो ये सब जो है वह डिकम्पोज करते हैं। ऐसे ही इकोटोन, इकोटोन शब्द हमें कब याद रहेगा, जब इकोटोन अच्छे से समझेंगे। अब देखिए होता क्या है, इकोटोन शब्द कहां से आया, कि एक तरफ जो है आपने देखा होगा कि एक तरफ एक तालाब बना हुआ है और तालाब से सटी हुई कुछ जमीन है ना, तो एक वो हिस्सा जो दोनों में इंटरसेक्ट करता है, दोनों में कॉमन है, तो उस हिस्से को ही अपन यहाँ पर इकोटोन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, है ना, के लिए अपन एक डायग्राम में देखें तो यहाँ पे एक तालाब है, यहाँ पे एक लेक बना हुआ है ना, तालाब बना हुआ है, और यहाँ पे जो है वह मार्श लैंड है, ये दलदली जगह है, ये मार्श लैंड है, ये दलदली जगह है। तो दलदली जगह और जो तालाब वाली जगह, उसके बीच का जो हिस्सा है, जो कॉमन है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उसी, है ना, कॉमन एरिया को जो इन दोनों में शामिल है, उसी को अपन इकोटोन बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इकोटोन। अब जैसे मार्शलैंड है, ये दलदली इलाका है, और यहाँ पे अपन ने फॉरेस्ट देख लिया, वन, तो वन और दलदली इलाके के बीच वाली जो जगह है, जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, इकोटोन। अब हमने इसको अपनी भाषा में समझ लिया, अब आइए, है ना, हमने अपनी भाषा में समझ लिया, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे थ्योरी में क्या लिखा है। दो या दो से अधिक, देखो कम से कम दो तो चाहिए, है ना, एटलीस्ट टू तो चाहिए, डिफरेंट टाइप के आपको, है ना, दो फिनोमेना तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि कम से कम दो इकोसिस्टम चाहिए आपको। जैसे एक लेक हो गया, एक मार्शलैंड हो गया। सर दो से ज्यादा हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो इकोसिस्टम चाहिए। इकोटोन को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए डिफरेंट टाइप के एटलीस्ट टू हमको यहाँ पर इकोसिस्टम चाहिए। उनके बीच में एक जंक्शन है ना, एक जंक्शन, एक संक्रमण क्षेत्र, है ना, एक जंक्शन है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंग्रू, अच्छा मैंग्रू वनस्पति भारत में कहाँ पे मिलेगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हम देखते हैं मैंग्रू, एक तरफ तो जो है वो पानी पानी है, समंदर वाला इलाका, और एक तरफ स्थल इलाका, तो उसके बीच में आपको मैंग्रू वनस्पति देखने को मिलती है ना, वेस्ट बंगाल।
इसका अपन जो है वह संरक्षण भी कर रहे हैं, है ना। आगे मैंग्रोव वनस्पति हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने भी मैंग्रोव वनस्पति को लेकर के क्वेश्चन पूछे हैं, वो आगे अपन डिस्क्राइब, है ना, करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो मैंग्रोव, मैंग्रोव वन क्या है, एक तरीके का इकोटोन है, कि एक तरफ तो जो है वह पानी पानी वाला इलाका है, एक तरफ जो है वह मार्शलैंड हो गया थोड़ा सा, तो बीच में मैंग्रोव वनस्पति आ गई, है ना। उसकी जड़ें ऊपर होती हैं, रिस्पायरेटरी रूट्स कहते हैं उसको, न्यूमाटोफोर्स जो है कहा जाता है। ऐसे पौधे भी होते हैं, ऐसे पेड़ भी होते हैं, है ना, ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनकी जड़ें जमीन से ऊपर होती है, जड़ें रूट्स जमीन से ऊपर होती हैं, तो वो न्यूमाटोफोर्स होते हैं, रिस्पायरेटरी रूट्स में वे आते हैं। तो मैंग्रोव एक प्रकार का इकोटोन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया, है ना। समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में इकोटोन का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक तरफ तो समंदर है और एक तरफ स्थल है, तो आपको बीच में मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलेगी, मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, इकोटोन का एग्जाम। अच्छा, और भी एग्जाम्पल है, चारागाह, मुहाना, नदी का तट, ये भी हमारे इकोटोन के एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे मुहाना, नदी का मुहाना हो गया, नदी का तट हो गया, चारागाह वाली जगह हो गई, है ना। तो ये बीच वाला संक्रमण क्षेत्र। अब देखिए इसमें होगा क्या सभी प्यारे बच्चे, इकोटोन से होता क्या है, अगर अपन इकोटोन के इफेक्ट देखें तो इकोटोन से होता क्या है कि ये जो बीच वाला इलाका है ना, यहां पे बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, टेंशन हो जाता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, कुछ ऐसी स्पेशीज होती हैं जो यहाँ पे डोमिनेट कर जाती हैं, है ना। कहने का मतलब ये है सभी प्यारे बच्चे, जैसे अपन एक वक या फिर अपन एक बगुले की बात कर लें या कुछ ऐसे पक्षियों की बात कर लें, सबसे ज्यादा इकोटोन से फायदा जो है वह, है ना, पक्षियों को ही होता है। सबसे ज्यादा लाभ इकोटोन का कौन उठाते हैं, पक्षी उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे, है ना, एक पक्षी ने एक वक, है ना, एक बगुला, है ना, हेरियन बोलते हैं जिसको, तो उसने यहां से लेक में से एक मछली को पकड़ा और यहां से उठ करके वो मार्शलैंड में आ गया, है ना। या फिर अपन ऐसा बोलें कि, है ना, वह जो है तालाब से उसने एक मछली को पकड़ा और यहाँ पर एक पेड़ था, वो पेड़ पे बैठ के आराम से मछली को खा रहा है बिंदास होकर के, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इकोटोन से जो है वह हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ उसको समझ सकते हैं, है ना। बहुत सारी स्पेशीज ऐसी होती है ना, जो यहाँ पे खत्म हो जाती है, बहुत सारी स्पेशीज ऐसी होती है जो डोमिनेट कर जाती है, जो ग्रो कर जाती है ना। तो इकोटोन एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र, अपन ने क्या बोल दिया, संक्रमण क्षेत्र बोल दिया, एक ऐसा जंक्शन बोल दिया जो कि स्पेशीज के लिए, है ना, लाभदायक भी है और खतरा भी है। ठीक है ना, दोनों चीजें इसमें शामिल है। आइए अपन पढ़ते हैं, है ना। अब इकोटोन के लक्षण देखिए, ये बहुत ही संकीर्ण या काफी चौड़ा हो सकता है। संकीर्ण मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बड़ी स्थान पे भी हो सकता है, छोटी जगह पे भी हो सकता है। जैसे अपन ने एक इकोसिस्टम के लिए पढ़ा था ना, कि इकोसिस्टम एक पेड़ जितना छोटा भी हो सकता है और इकोसिस्टम समंदर जितना बड़ा भी हो सकता है, तो ऐसे ही इकोटोन भी है ना। यह दो पारिस्थितिकी तंत्र, दो इकोसिस्टम के बीच में एक जंक्शन का काम करता है ना, मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, मध्य की स्थिति होती है, इसलिए यह एक तनाव का क्षेत्र है ना, तनाव का क्षेत्र है। तनाव, यहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी है, जो अलग अलग स्पेशीज है, उनके बीच में हमेशा कंपटीशन रहेगा, है ना। तो इकोटोन में क्या चलता है, कंपटीशन चलता है। इकोटोन की अगर अपन बात करें, देखो, इकोसिस्टम की बात करें और एक इकोटोन की बात करें, दो इकोसिस्टम, है ना, जब आपस में मिल रहे हैं तो इकोटोन बन रहा है। इकोसिस्टम में इतना तनाव नहीं है। जैसे अगर अपन यहाँ पे एक लेक की बात करें, तालाब की बात करें, तो मछलियां आराम से स्वतंत्र घूम रही हैं बढ़िया तरीके से, है ना। लेकिन अपन ने एक तालाब और एक जमीन, एक मार्शलैंड, दलदल इलाका या स्थलीय इलाके की बात कर ली, वहां पे अपन ने एक जो बीच का क्षेत्र देखा, तो वहां पे तनाव की स्थिति भाई साहब, वहां से मछलियां, है ना, दूर रहेंगी। स्थल वाले इलाके से मछलियां दूर रहेंगी, गहराई में चली जाएंगी, है ना। कोई वक, कोई हॉरियन, कोई बगुला, है ना, कोई उठाकर ले ना जाए, तो वो तनाव वाला क्षेत्र हो गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से अपन ने एग्जाम्पल के साथ समझा, यह प्रजातियों में प्रगतिशील वृद्धि को दिखाता है। यहाँ पे प्रजातियों में प्रगतिशील वृद्धि, अब जैसे अपन ने बगुले का एग्जाम्पल लिया, मस्त वो जो है पार्टी कर रहा है ना, मछलियां उठा उठा के ले जा रहा है, तो उसकी तो संख्या बढ़ेगी ना, वो रिप्रोडक्शन करेगा। इकोटोन में कभी कभी किसी समुदाय की प्रजातियों की संख्या और प्रजातियों की जनसंख्या घनत्व इस क्षेत्र में किसी अन्य समुदाय की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। तो देखो, बगुलों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, मछलियों की संख्या में कमी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व मछलियों का घट जाएगा और पक्षियों का बढ़ जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल के साथ अपन इसको ले रहे हैं और आप इसी तरीके से खूबसूरती के साथ आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये जो फिनोमेना आपको दिख रहा है ना, कि किसी स्पेशीज की तो जनसंख्या कम हो गई, जनसंख्या घनत्व कम हो गया, किसी
स्पेशीज का जनसंख्या बढ़ गया, तो इसको एक टर्म, एक शब्द अपन यहाँ पे यूज करेंगे कि भैया इसे एज इफेक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एज इफेक्ट, है ना। तो एज इफेक्ट क्या कहलाता है कि भैया किसी समुदाय की प्रजातियों की संख्या तो अचानक बढ़ जाएगी और किसी की कम हो जाएगी, इसको एज इफेक्ट कहते हैं। इकोटोन मुख्य रूप से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जीवों को, है ना, एज स्पेशीज कहते हैं। अब देखिए, इकोटोन अपन समझ गए कि दो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनके बीच का जो जंक्शन है ना, वो इकोटोन है। अब इस इकोटोन में जो स्पेशीज, वही सर्वाइवल विद द फिटेस्ट, है ना, चार्ल्स डार्विन का कंसेप्ट है। तो जो स्पेशीज डोमिनेट कर जाएगी, है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? एज स्पेशीज। एज इफेक्ट समझ में आ गया। अब इस एज इफेक्ट की वजह से जो स्पेशीज, है ना, डोमिनेट कर गई, है ना, वो एज स्पेशीज कहलाएगी। तो टर्म्स अपने को यहाँ पे याद हो जाना चाहिए, एज स्पेशीज के रूप में उसको जाना जाता है। हिंदी में भी एज स्पेशीज ही कहेंगे, है ना। स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में एज इफेक्ट विशेष रूप से पक्षियों पर लागू होता है। तो इसीलिए हमने पक्षी की बात की, पक्षियों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, जंगल और रेगिस्तान के बीच इकोटोन के मिश्रित निवास स्थान में पक्षियों का घनत्व अधिक हो जाता है। जंगल और रेगिस्तान के बीच में, है ना, इकोटोन के मिश्रित निवास स्थान में पक्षियों का घनत्व ज्यादा हो जाता है। तो पक्षी क्या होगा? एक तरीके से एज स्पेशीज हो गई। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हैबिटेट और, है ना, निकेत की। इसको नीशे भी बोलते हैं, पर नीशे इसको अपन इंग्लिश में टर्म करेंगे, निकेत इसको हिंदी में बोलते हैं, और हैबिटेट को अपन हैबिटेट ही बोलेंगे। अब ये दोनों क्या है ना, इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी, है ना, कोई भी यहाँ पर टर्म देखते हैं तो हम उसे अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। एक बार वह हमारी अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा तो थ्योरी में भी समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है एड्रेस, यानी कि पता, है ना। जैसे कि आपके घर का पता क्या है, आपका मकान नंबर क्या है। हैबिटेट मतलब, है ना, घर का पता, एड्रेस इसको अपन बोलते हैं, है ना, ठीक है। और यहां पर जो नीचे होता है वो होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन अभी समझाते हैं आपको, है ना। अब जैसे मान लीजिए सभी प्यारे बच्चे, है ना, कि आपके घर के अंदर, हम अपने ही घर का एग्जाम्पल क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। हमारे घर का पता, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे घर का पता है 81/2, है ना, दुर्गा कॉलोनी, उज्जैन, ठीक है ना, उज्जैन मध्य प्रदेश। एमपी से आपकी जो है क्लास अभी लाइव चल रही है, ये हमारे घर का एड्रेस है ना। तो हमारे घर का एड्रेस क्या हो गया? हैबिटेट हो गया, है ना, कि 81/2 दुर्गा कॉलोनी, उज्जैन मध्य प्रदेश। अब हमारे घर के अंदर कितने सदस्य रहते हैं? तो हम रहते हैं, हमारी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, मम्मी पापा रहते हैं, है ना। तो हमारे घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सभी का प्रोफेशन अलग अलग है ना। जैसे कि हमारे पिताजी अलग काम करते हैं, माताजी हाउस वाइफ है, हमारी जो वाइफ है वो बच्चों को भी पढ़ाती है, एक तरीके से वो वर्कर भी है और वह हाउस वाइफ भी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, यानी कि सभी का प्रोफेशन अलग अलग है। बात समझ में आ रही है ना। तो हैबिटेट क्या हो गया? एक तरीके से घर का पता हो गया, और नीचे क्या हो गया? प्रोफेशन हो गया, है ना। तो यहां पर हैबिटेट में बहुत सारे नीचे हो सकते हैं। बात समझ में आई? यानी कि एक ही घर में बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं और उनका अलग अलग प्रोफेशन हो सकता है। बात समझ में आ रही ना। चलिए, तो इसको अपन ने अपनी, है ना, सामान्य भाषा में समझा कि हैबिटेट और नीचे क्या होता है, ताकि आपको एक मोटा मोटा जो है वह जानकारी लग जाए कि हाँ, है ना, मजेदार तरीके से अपन एग्जाम्पल के साथ जो है चीजों को पढ़ रहे हैं, है ना। तो हैबिटेट और निशा आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसको, है ना, वह देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है। एक प्रजाति के लिए अद्वितीय है ना। निशे क्या होता है? वह एक प्रजाति के लिए अद्वितीय होता है। जैसे कि अगर अपन देखें कि हम ह्यूमंस हैं, है ना, हम ह्यूमंस में ही हम जो है घर में 5 सदस्य, पांचों का प्रोफेशन अलग अलग है, तो हो गया ना अद्वितीय। जिसका अर्थ है कि किन्हीं भी दो प्रजातियां का सटीक एवं एक समान निश्चय नहीं होता है ना। किन्हीं भी दो प्रजातियों का सटीक और समान निश्चय नहीं हो सकता, है ना। सबके प्रोफेशन अलग अलग है, सबके कार्य अलग अलग है ना। अब वे कार्य किस तरीके से करते हैं, आइए उसको देखते हैं। यह जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। यदि हमें प्रजातियों को इसके मूल निवास में सुरक्षित करना है तो हमें प्रजातियों का निशय जानना पड़ेगा बहुत अच्छे से। हमें प्रजातियों के निशय के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके निशय के सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
हमने नीशे को बहुत अच्छे से आपको समझाया कि हमारे घर का ही एग्जाम्पल ले लो, है ना। अपने घर में ही 5 लोग रहते हैं और पांचों का प्रोफेशन अलग अलग है। पांचों अपने, है ना, दैनिक जीवन में अलग अलग कार्य कर रहे हैं, है ना, और उनका सर्वाइवल, है ना, का जो तरीका है वो अलग अलग है। अब जैसे कि हमको, है ना, यहाँ पर आलू के पराठे पसंद है, तो हमारे पिताजी को पसंद नहीं है। समझ रहे हैं ना। हमारे पिताजी अलग कार्य करते हैं, हमें हमारे पिताजी का कार्य समझ में नहीं आता, हम अलग कार्य कर रहे हैं, उनको हमारा कार्य समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि दो प्रजातियों का सटीक और एक समान निश्चय कभी भी नहीं होता, अलग अलग होता है ना। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर जैसे वो हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो है वन जीव अभयारण्य सब पढ़ेंगे अपन। जैसे हम एक अपना इकोसिस्टम बना रहे हैं, हम एक नया वन, हम एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने जो है वह जीवों के नीचे के बारे में पता नहीं लगाया, है ना, कि जीव किस स्थिति में, किस वातावरण में वह सरवाइव करते हैं, है ना, उनको खाने के लिए क्या चाहिए, है ना, वह किस तरीके का रहन सहन पसंद करते हैं। तो ये वही लाइन लिखी हुई है कि अगर हमें जीवों को सुरक्षित करना है तो हमें उनके नीचे के बारे में, है ना, जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब, यहाँ पर हम समझेंगे, है ना, कि नीचे के कितने प्रकार है। नीचे एक होता है निवास निशय। अब निवास निशय मतलब जहां पे वह रहेगा, निवास से ही समझ जाओ कि जहां पे, है ना, वह प्रजाति रहेगी। एक होता है भोजन निशय, वह क्या खाएगा। जैसे कि अभी अभी अपन ने देखा कि अगर हम घर में शेर ला करके पाल रहे हैं, है ना, कि भैया हमारी इच्छा हो गई कि हम जो है वह एक टाइगर को पालें, है ना, हम एक शेर को पालें, एक बाघ को पालें, है ना, शेर बाघ टाइगर चीता तेंदुआ कुछ भी पालो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया क्या वो शेर वो चीता वो तेंदुआ वो बाघ हमारे घर में सर्वाइव कर जाएगा। आपको पता होना चाहिए ना कि वो बाघ शेर कहाँ रहना पसंद करता है ना। अच्छा, वो बाघ शेर अगर आप अपने घर में ला रहे हो तो वो खाता क्या है आपको पता होना चाहिए। पता चला कि आपने ठान लिया कि हाँ मुझे तो जो है वह, है ना, सफेद शेर गायब होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, तो मुझे सफेद शेरों की प्रजाति को बचाना है ना। तो सफेद शेर की प्रजाति को बचाने के लिए आपको उसका नीचे पता होना चाहिए, उसका निकेत पता होना चाहिए, है ना, कि वो रहता कहाँ है, वो क्या खाता है। अपने घर में लाओगे तो वो आपको खा जाएगा और भाग जाएगा उधर उधर, है ना। वह खाता क्या है ना, या विघटित होता है, या इसकी किस जीव से प्रतिस्पर्धा है। आपको ये भी पता होना चाहिए, घर में शेर ला रहे हो तो उसकी प्रतिस्पर्धा किससे। पता चला आपसे कंपटीशन हो गया, आपको ही निपटा दिया उसने। प्रजनन, वह किस तरीके का रिप्रोडक्शन करता है ना, सीजनल रिप्रोडक्शन करता है या फिर 12 ही महीने रिप्रोडक्शन करता है। जैसे अगर अपन ह्यूमन की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो हम तो 12 ही महीने रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कभी भी हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, है ना। हमारे बच्चे पैदा करने में सीजन का कोई, है ना, इफेक्ट नहीं। हम ठंड में कर सकते हैं, गर्मी में कर सकते हैं, बारिश में, हम 12 महीने। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशीज होती है जो सीजन, है ना, कि वो सिर्फ मानसून में ही जो है वह जीव उत्पत्ति करती है, या कुछ ठंड में कुछ गर्मियों में, है ना। तो वह कैसे और कब प्रजनन करते हैं। भौतिक और रासायनिक निषेध तापमान, भौतिक और रासायनिक जो परिस्थितियां हैं, है ना, कैसे उन परिस्थितियों में वे सरवाइव करेंगे। भूमि का आकार, भूमि का ढाल, आर्द्रता, अन्य आवश्यकताएं उनकी कैसी हैं। तो ये नीचे के प्रकार हैं। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन रेडी हो जाता है कि नीचे क्या होता है ना, इसको समझाइए। नीचे कितने प्रकार का होता है ना, विस्तार पूर्वक जो है बताइए। तो यहाँ पे अपन शानदार तरीके से उसको समझ रहे हैं ना, नीशे। अच्छा, नीशे को अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं हिंदी में, निकेत। क्या बोलते हैं, निकेत, निकेत। अब आपने कभी किसी घर किसी मकान का नाम देखा है क्या। जैसे कि शारदा निकेतन, निकेतन, या शांति निकेतन। शांति निकेतन तो अधिकतर शहरों में होता है, हमारे उज्जैन में भी है ठीक है। शांति निकेतन, है ना। आपने किसी घर किसी मकान किसी कम्युनिटी हॉल का नाम जरूर देखा होगा, शांति निकेतन। तो ये जो निकेतन, ये जो निकेतन में जो निकेत है ना, निकेत, ये निकेत वही है भाई साहब, ये वही है ना, है ना, ये वही है। इसको अपन नीशे बोल रहे हैं और हिंदी में इसको निकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकेत। और कई कई किताबों में आपको ये नीके भी मिलेगा, नीके, सिर्फ नीके। क्योंकि अगर आप इसको पढ़ने जाओगे तो नीके पढ़ने में आएगा, हिंदी के टर्म देखोगे तो निकेत होता है, इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो, है ना, वह नीशे होगा, नीशे, है ना। तो सभी ने ये देखे ना, शांति निकेतन, शारदा निकेतन, तो ये निकेतन वही है ना। अब आप निकेतन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, नीशे को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, है ना, कि नीशे जो है वह उसके कितने प्रकार हैं, है ना। तो भौतिक रासायनिक नीशे, भौतिक रासायनिक नीशे भी आपको याद रखना है ना। टेम्परेचर नीशे भी आपको याद रखना है। भूमि का आकार, कि भैया किस प्रकार के मिट्टी में, किस प्रकार के सॉइल में, किस प्रकार के लैंड में, है ना, स्पेशीज रहना पसंद करती हैं। भूमि का ढाल, कुछ जीव ऐसे रहते हैं जो ढाल वाली जगहों पर रहते हैं। आपने वो पहाड़ों पर बकरियां देखी चढ़ते हुए,
ठीक है। तो यहाँ पर भूमि का ढाल, आर्द्रता, है ना, ह्यूमिडिटी, और अन्य जो है वह भौतिक और रासायनिक, है ना, फिजिकल और केमिकल जितने भी आपके, है ना, यहाँ पर कंडीशंस हैं, तो ये नीचे के प्रकार हो गए। अब बहुत अच्छे से आपको जो है वह, है ना, नीचे समझ में आ गया होगा। तो नीचे क्या होता है, वह एक ही प्रजाति के लिए अद्वितीय है, जिसका अर्थ है कि किन्हीं भी दो प्रजातियों का सटीक और एक समान निश्चय नहीं होता। इसको डायग्राम से देखो, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, एक इकोटोन देख रहे हैं, एक यहाँ पर लेक है, एक तालाब है, और एक आपका जमीन वाला हिस्सा है ना। तो एक इकोटोन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग प्रजातियों के लिए एक समान जो है वह, है ना, नीश नहीं हो सकता, नीके नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि कुछ जीव ऐसे होंगे, जैसे फ्लेमिंगो की बात करें, तो भाई साहब वो पानी के अंदर ही जो है वह जीवों को खा रहा है ना। और डक्स की बात करें तो वे भी कुछ अलग तरीके से जो है अपना भोजन ग्रहण करेंगी, है ना। एवोकेट्स की बात करें तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऊपर ही, है ना, थोड़ा सा मार्श लैंड और थोड़ा सा पानी वाली जगह में शिकार कर रहा हो। कुछ ऐसे आपके ऑयस्टर कैचर, जैसे कि इसने पियल ऑयस्टर या मोती वाली सीप को जो है पकड़ लिया है और वो बाहर लाके खा रहा है, अंदर के अंदर नहीं खा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे, है ना, उनका भोजन ग्रहण करने का तरीका, उनका रहन सहन का तरीका, ये सब अलग अलग देख पा रहे हैं। तो आपका ये इकोलॉजिकल नीके बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब अपन नीके तो समझ गए, नीके मतलब प्रोफेशन, सभी प्यारे बच्चे, है ना। अब हम हैबिटेट की बात करेंगे, है ना। हैबिटेट मतलब एड्रेस, हैबिटेट मतलब घर का पता, है ना। आइए इसको और ज्यादा जो है वह डिस्क्राइब करते हैं, है ना। हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट को हिंदी में बोलते हैं पर्यावास, है ना, पर्यावास। अच्छा, वास से समझ सकते हो आप, वास, जैसे आप बोलते हैं ना आपका निवास कहाँ है ना। जब शुद्ध हिंदी में बातें करते हैं तो भाई साहब आपका निवास स्थान कहाँ है, तो आप बोलते हैं कि हम उज्जैन में रहते हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो इसको पर्यावास, है ना। पर्या, सर पर्या शब्द कहाँ से आया, पर्यावरण से आया। तो जीव जंतु और पर्यावरण का जो यहाँ पर अंतर क्रिया होता है उसको इकोसिस्टम बोल देते हैं, है ना। तो पर्यावास, तो इसी को अपन यहाँ पे बोलते हैं निवास स्थान। हैबिटेट मतलब निवास स्थान, है ना। एक विशेष स्थान है जहां पर जीव रहते हैं। हैबिटेट एक विशेष स्थान है जहां पर जीव रहते हैं, जैसे कि घर का पता। जैसे अगर हम बोले कि भैया आपको पेंगुइन कहाँ मिलेगी, आपको कीवी जो बहुत ही छोटा पक्षी है वो कहाँ मिलेगा, आपको जो है वह, है ना, ओरंगटून कहाँ पे मिलेंगे, आपको लेंगून कहाँ पे मिलेंगे, है ना, आपको साइबेरियन पक्षी ये कहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए इनका पता होता है, वो हैबिटेट होता है ना। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर जब आंसर राइटिंग करेंगे तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे हम, पर्यावास प्रजाति विशेष नहीं है, प्रजाति विशेष नहीं है, और कई प्रजातियां एक ही निवास स्थान पर रह सकती है। अब ऐसा नहीं कि अपन ने हैबिटेट को प्रजाति विशेष बोल दिया कि भैया ये प्रजाति यहीं पर मिलेगी आपको, है ना। जैसे अपन गोरैया की बात करें, चिड़िया की बात करें, तो चिड़िया तो आपको रेगिस्तान में भी मिल। क्या हम लोग फिर से कनेक्ट कर गए हैं, आप सभी को वॉइस आ रही है? आप कमेंट में कंफर्म नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, है ना। आप कमेंट करके बताइए क्या हम जो है वह फिर से लाइव हो चुके हैं, क्या आपको आवाज आ रही है अच्छे से, है ना। तो ये अचानक बंद कैसे हो गया फिर, है ना, ऑटोमेटिक ऑफ हो गया था। चलो अब सब कुछ ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, है ना, कंफर्म करने के लिए। तो, है ना, यहाँ से जो है हमारा जो जूम सॉफ्टवेयर वो अचानक क्लोज हो गया था, तो हमें लगा कि ऑफ हो गया होगा। तो यहाँ पर हैबिटेट अपन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आंसर राइटिंग करते समय इस, है ना, बात का विशेष ध्यान रखना है कि पर्यावास, हैबिटेट प्रजाति विशेष नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब अपन प्रीलिम्स की एग्जाम देंगे तो हैबिटेट और नीशे को लेकर के जब डिफरेंस की बात होगी
और कुछ पॉइंट ऐड होंगे, और जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया कि हैबिटेट प्रजाति विशेष है, तो भैया ये बात तो गलत हो जाएगी, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि एक कोई विशेष प्रजाति एक ही स्थान पर मिलेगी। हम बायोडाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी शब्द ही इसलिए करते हैं यूज कि भैया, है ना, वेरिएशन देखने को मिलते हैं अपने को। यानी कि यहाँ पर एक हैबिटेट में एक ही प्रकार की प्रजाति नहीं रहेगी, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां भी रह सकती है और एक से अधिक स्थान पर रह सकती है। तो पर्यावास प्रजाति विशेष नहीं है, ये बातें ये ध्यान में रखने वाली है ना। तो यहाँ पर एक ही हैबिटेट में कई निशे हो सकते हैं, एक ही हैबिटेट में कई निशे हो सकते हैं सभी प्यारे बच्चे। उदाहरण के लिए रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान एक हैबिटेट हो गया, है ना। महासागर हो गया, पहाड़ हो गया, घास के मैदान, जंगल, है ना। तो ये हैबिटेट के एग्जाम्पल हो गए। नीचे, हम फिर से नीचे पे आ जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों द्वारा निभाई गई एक विशेष भूमिका, है ना, विशेष भूमिका। हमने इसको एक ही शब्द से समझ लिया, विशेष भूमिका मतलब प्रोफेशन, है ना। प्रोफेशन, विशेष भूमिका मतलब प्रोफेशन। तो प्रोफेशन जो है ना वही नीचे है, ठीक है ना। तो यहां पर एक विशेष भूमिका को परिभाषित करता है ना। ठीक है, प्रोफेशन। नीचे एक प्रजाति विशिष्ट है, हाँ, नीचे जो है वह एक प्रजाति विशिष्ट है, प्रजाति विशेष है, लेकिन हैबिटेट प्रजाति विशेष नहीं है। एक ही हैबिटेट में, है ना, बहुत सारे नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक ही नीचे में, है ना, डिफरेंट स्पेसिस जो है, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो उन सभी डिफरेंट स्पेसिस का डिफरेंट प्रोफेशन होगा, उन सभी की भूमिका अलग अलग होगी, है ना। और यह केवल एक प्रजाति का समर्थन करता है, नीचे एक विशेष प्रजाति के लिए विशिष्ट है। एक प्रजाति के लिए नीचे विशिष्ट होता है, अलग प्रजाति के लिए उसका नीचे अलग होता है। यानी कि अगर अपन देखें कि दो अलग अलग प्रजातियों का एक जैसा नीचे हो सकता है क्या, तो आप मना कर देना, नहीं हो सकता। कि भैया पक्षियों की भूमिका अलग है ना, और जो हमारे घास के मैदान में जो घास चरने वाले जो शाकाहारी पशु है उनकी भूमिका अलग है ना। तो अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग भूमिका है। उदाहरण के लिए टाइगर, टाइगर का नीचे अलग है ना। पांडा का नीचे अलग है, बर्ड्स का जो नीचे है वह अलग है ना। बहुत अच्छे से आपको हैबिटेट और नीचे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये तो अपन ने पढ़ लिया था सभी प्यारे बच्चे, है ना। तो हैबिटेट, तो हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट होता है घर का पता, घर का पता, है ना। जैसे कि शेर कहाँ पे रहता है, चीता कहाँ पे रहता है, जलीय जीव, है ना। और जलीय जीवों में भी डिफरेंट टाइप की जो स्पेशीज में कोई स्पेशल स्पेशीज वो कहाँ पे रहती है। पेंगुइन हमने देखा, है ना, पेंगुइन बर्ड्स में आती है, चिड़िया में आती है, लेकिन उड़ नहीं पाती, है ना। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो रेगिस्तान या गर्म इलाकों में आपको जो है वह देखने को मिलेंगे और उनकी विशेष भूमिका होगी। तो हैबिटेट होता है घर का पता, है ना। अब हम आ जाते हैं बायोम पे। आई होप सो अभी तक आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में और याद भी हो गया होगा क्लास में, है ना। सब कुछ ठीक है, ऑल सेट, ऑल ओके सभी प्यारे बच्चे। इसका है ना पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना, है ना। चलिए, तो हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ जो है वह ठीक है। अब हम बायोम शब्द पे आ जाते हैं, बायोम, है ना, बायोम शब्द पे आ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले अपन ने जो है वह क्या क्या पढ़ लिया था, है ना। शुरुआती क्लास में हमने इंडिविजुअल्स पढ़ लिया, हमने पॉपुलेशन पढ़ लिया, हमने कम्युनिटी पढ़ लिया, हमने इकोसिस्टम पढ़ लिया। अब बारी है बायोम पढ़ने की, है ना। बायोम पढ़ने के बाद अपन किस पे आ जाएंगे, बायोस्फीयर पे आ जाएंगे, है ना। इकोसिस्टम अपन ने देखा ना, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है बायोस्फीयर की। तो इकोसिस्टम हम पढ़ चुके हैं, इकोसिस्टम के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है, इकोटोन भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, है ना सभी प्यारे बच्चे। अब इकोटोन की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो इकोटोन में कौन सी स्पेशीज डोमिनेंट है, कौन सी स्पेशीज घट रही है, बढ़ रही है, उसके लिए क्या क्या टर्म्स है वो भी अपन ने समझ लिया, है ना। हैबिटेट और नीचे भी अपन ने समझ लिया। अब हम बायोम पे आ जाते हैं, हम जैव क्षेत्र पे आ जाते हैं ना। बायोम शब्द का सुझाव एक विज्ञानी, है ना, फ्रेडरिक एडवर्ड, है ना, आपका क्लेमेंट्स द्वारा 1916 में दिया गया, है ना। तो ये तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि ये शब्द किसने दिया है, ये तो नहीं पूछा जाता है। अब बायोम का अर्थ अपने को यहाँ पे समझना है, इसके मायने क्या है वो समझना है। बायोम को एक बड़े जैविक समुदाय, जैविक समुदाय मतलब कम्युनिटी, जीवों का समुदाय। अब जीवों के समुदाय में बहुत सारे जीव हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। या एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जीवों के समुदाय या एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं, जहां पे
विभिन्न प्रकार के जीव जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े, मनुष्य एक निश्चित प्रकार की जलवायु में रहते हैं। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि बायोम का सीधा सीधा रिलेशन है एक निश्चित प्रकार की जलवायु, एक निश्चित प्रकार की एक स्पेसिफिक क्लाइमेट। एक स्पेसिफिक क्लाइमेट को ही अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक स्पेसिफिक क्लाइमेट जहां पर आपको है ना जीवों का समुदाय मिले, इकोसिस्टम मिले। हेलो। आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। हेलो। सर वॉइस नहीं आ रही है। सर फिगर भी तो नहीं आ रही है ना। सर हेलो। आप हैं कहाँ? आवाज नहीं आ रही है। आवाज के साथ साथ तो फिगर भी नहीं आ रहा है। नहीं, हाँ, आप स्क्रीन पे। दिख भी नहीं रहे। एक बार अंकित सर के पास कॉल करना पड़ेगा। ग्रुप में तो अंकित सर भी नहीं है, अब पर्सनल करना पड़ेगा। कॉल करने से ही ठीक रहेगा सर को। रुक जाइए, करते हैं। ओके।
सब लोग ग्रुप से हटिएगा तो शायद एक बार फिर से कनेक्ट होना पड़ेगा। सर का कॉल बिजी बता रहा। हेलो। जी सर। हेलो। हेलो। रुक हमसे। जी सर। सर की आवाज नहीं आ रही ना? रिपीट कर लेते हैं इसको, रिपीट कर सर लेते हैं, ये है ना। टॉपिक से। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे बायोम की, है ना। अच्छा, बायोम ये तो पढ़ लिया था ना अपन ने। बायोम, बायोम समझ में आ गया था। एक बार यस लिख दो सभी प्यारे बच्चे, कमेंट में यस लिख दो कि हाँ सर ये स्लाइड तो कंप्लीट हो गई थी। ये स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई थी, जहां पे आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए एक निश्चित प्रकार की जलवायु कि बायोम जो शब्द सर एक बार। है ना, हम यहाँ पे बात करेंगे एक निश्चित प्रकार की जलवायु में, है ना, रहने वाले जैविक समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। ये स्लाइड हो गई थी ना। तो जब भी हम यहाँ पे बायोम को परिभाषित करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे, तो हमें, है ना, इन पॉइंट को ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। निश्चित प्रकार की जलवायु में, है ना, रहने वाले जैविक समुदाय और यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र। तो हम बायोम में देख पा रहे हैं कि बायोम में बहुत सारे जो है वह इकोसिस्टम हो सकते हैं। अब बायोम को आपने कैटेगराइज कैसे किया है ना। बायोम को आपने कैटेगराइज किया है ना, यहाँ पर अनुकूलता के हिसाब से, एडोप्टेशन के हिसाब से आप बायोम को कैटेगराइज कर रहे हैं। अलग अलग तापमान के हिसाब से आप बायोम को कैटेगराइज कर रहे हैं, अलग अलग मौसम और जलवायु के हिसाब से, ठीक है ना। तो कितने प्रकार के बायोम हो सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि एक ऐसा जो है वह क्षेत्र है, एक ऐसा जैव क्षेत्र है ना, जहां पे वर्षा ही वर्षा हो रही है, तो ये अलग टाइप का बायोम हो गया, है ना। एक ऐसा क्षेत्र आप देख रहे हैं जहां पे घास ही घास है ना। जैसे अपन जम्मू कश्मीर में चले, है ना, तो सोनमर्ग और गुलमर्ग की पहाड़ियां दिखेगी आपको, घास के मैदान। अगर अपन वहीं पे उत्तराखंड में चले, उत्तराखंड नंदा देवी है ना, चोटी है वहां पर, उत्तराखंड में ही बद्रीनाथ भी है। तो यहाँ पर आपको बुग्याल और पयार घास के मैदान देखने को मिलेंगे, बुग्याल और पयार, है ना। एक ऐसा जो है वह, है ना, बायोम जहाँ का तापमान अधिक है ना, और भूमि जो है रेतीली है, तो वो डेजर्ट बायोम हो गया, है ना। इसी तरीके से जो है एक ऐसा हम यहाँ पर बायोम देख रहे हैं जहाँ का तापमान बहुत ही कम है, बर्फ जमी हुई है ना, तो यहाँ का एक अलग ही इकोसिस्टम है। तो हमने यहाँ पर बायोम को अच्छे से कैटेगराइज कर दिया। अब देखिए, थ्योरी पढ़ते पढ़ते, थ्योरी पढ़ते 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 क्या होता है
कि अपने को इन टर्म्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ पर जो है वह इंडिविजुअल्स क्या है, पॉपुलेशन क्या है ना, उसके बाद कम्युनिटी क्या है ना, इकोसिस्टम क्या है, बायोम क्या है, बायोस्फीयर क्या है, इकोटोन क्या है, नीशे क्या है हैबिटेट क्या है ना। तो कंफ्यूजन हो जाता है ना इतनी सारी टर्म्स, क्योंकि जब पहली बार पढ़ेंगे ना तो नया नया लगेगा, लेकिन रिवीजन में रहोगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम क्लास में ही आपको सब कुछ याद करा देते हैं। अपनी क्लास में आपको जो कंटेंट मिलेगा वो ज्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, विद इन, है ना, आप 1 से 2 बार करेंगे और आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। बाकी समझ में सब कुछ यहीं पे आ जाएगा, लिखना आपकी जिम्मेदारी होगी कि आंसर राइटिंग आपको करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बायोम और इकोसिस्टम को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो जो ये आपस में अंतर क्रिया कर रहे हैं ना, उसको अपन ने इकोसिस्टम बोल दिया, लेकिन बायोम को अपन ने बोल दिया जैव क्षेत्र, है ना, ठीक है। तो हम एक बार फिर से इकोसिस्टम पे आ जाते हैं कि भैया कहीं भूल ना जाए, यह बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की अंतः क्रिया को दिखा रहा है। अगर वहीं पे अपन क्वेश्चन को डिजाइन करें, या आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे कि भैया निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है कौन से गलत है, और वो आपको बोल दे, एक पॉइंट बना दे कि बायोम, बायोम क्या होता है, बायोम क्या होता है, बायोम यह बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच का रिलेशन है। तो ये बात गलत हो जाएगी ना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। अरे भैया ये तो इकोसिस्टम है, ये बायोम थोड़ी है। या फिर आपसे पॉइंट बने कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एक विशिष्ट जलवायु, इकोसिस्टम एक विशिष्ट जल, इकोसिस्टम एक विशिष्ट जलवायु होती है। इकोसिस्टम एक विशिष्ट जलवायु, पौधे और जानवरों की प्रजातियों की, है ना, यहाँ पे जानवरों की प्रजातियों से युक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र है। इकोसिस्टम यहाँ पर विशिष्ट जलवायु, पौधे, जानवरों की प्रजातियों से युक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र है। तो ये बात गलत हो जाएगी ना। अरे भैया इसको इकोसिस्टम थोड़ी बोलते, इसको तो बायोम बोलते हैं। तो आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना है, याद करना है ना। तो देखिए यहाँ पे हम इकोसिस्टम की बात करें, बायोटिक अबायोटिक आपस में इंटर रिलेशन, है ना, इसका भौगोलिक क्षेत्र छोटा होता है। अगर बायोम के कंपैरिजन में इकोसिस्टम का भौगोलिक क्षेत्र देखें तो छोटा होता है, वहीं पे बायोम का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होता है ना। यह बायोम का हिस्सा है, इकोसिस्टम बायोम का ही हिस्सा है, इकोसिस्टम बायोम का हिस्सा है। एक बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बायोम इकोसिस्टम का हिस्सा हो जाएगा, नहीं, इकोसिस्टम बायोम का हिस्सा है जिसमें जैविक अजैविक कारक शामिल है। यह आकार में छोटा हो सकता है, इसमें पौधे जानवरों की कम प्रजातियां हो सकती हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में तालाब, प्रवाल, कोरल की बात करें, कोरल अंडमान निकोबार में मिलेगा। अंडमान निकोबार 36 आइसलैंड से बना हुआ है ना, कावारती वहां की राजधानी है, ठीक है। और मिनिकोय अच्छा खासा बड़ा द्वीप है, और करीब 9 डिग्री के आसपास, 8 डिग्री 9 डिग्री, है ना, लेटीट्यूड पे मिलता है। तो कोरल, उसको अपन बोलते हैं कोरल द्वीप, कोरल से ही बना हुआ है अंडमान निकोबार, है ना। तो वो एक प्रकार का अपना अलग ही इकोसिस्टम है, ठीक है ना। तालाब अपना अपना जो है इकोसिस्टम है। वहीं पे बायोम, बायोम जो है अपन बायोम को कैटेगराइज कर रहे हैं, विशिष्ट जलवायु, है ना, विशिष्ट तापमान, है ना, विशिष्ट मौसमी परिस्थितियां, इससे अपन बायोम को कैटेगराइज कर रहे हैं। विशिष्ट जलवायु और पौधे और जानवरों की प्रजातियों से युक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र है, इसका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है। एक ही बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, है ना। और यहाँ पौधे, पशु प्रजातियां प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में। एक इकोसिस्टम में हो सकता है कि आपको एक स्पेसिफिक जो है, या फिर डिफरेंट टाइप की स्पेशीज कम मात्रा में मिले, लेकिन बायोम तो एक बड़ा क्षेत्र है, तो आपको ज्यादा नंबर अमाउंट में मिलेगा। रेगिस्तान हो गया, घास का मैदान हो गया, टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये सब बायोम के एग्जाम्पल है। लेकिन एक छोटा सा तालाब हो गया, है ना, कोरल हो गया, एक पेड़ हो गया, ये सब इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है ना। चलिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम जितने भी आपके बायोम है उसको अपन यहाँ पे शॉर्ट में देख रहे हैं, फिर इसको अपन डिस्क्राइब यानी कि बाद में लार्ज अमाउंट में इसको देखेंगे। बायोम देख रहे हैं अपन कि यहाँ पर, और यहाँ से आपके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे 2020 2022, है ना, यहां से आपके क्वेश्चन जो है बायोम से लेकर के बने हैं, है ना। अपन प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे। तो टुंड्रा, टुंड्रा की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये टुंड्रा बायोम आपको कहाँ पे मिलेगा, है ना, इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है। तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पे, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध जो है, हेमीस्फीयर जो है, वहां पे आपको टुंड्रा बायोम मिलेगा, है ना। अच्छा यहाँ पे आपको कौन कौन सी वनस्पति और कौन कौन से जंतु मिलेंगे, सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पे आपको झाड़ियां, ट्रीज, बुशेस दोनों मिले, बुशेस झाड़ियां होती हैं। यहाँ पे आपको लाइकेंस मिलेंगे, लाइकेंस क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई, कवक और शैवाल,
वो लाइकेंस होते हैं। मोन्स, है ना, लाइकेंस, मोन्स। मोन्स देखे आपने, वो जो है ना, जैसे एक तो घास होती है, एक तो ग्रास होती है, और बाद में आपने घास के आसपास जो है वह कुछ ऐसे झाड़ियां भी देखी होंगी, पेड़ पौधे भी देखे होंगे जो छोटे छोटे होते हैं, ग्रो कर जाते हैं 2-2 3-3 फीट के, है ना। तो लीवर वर्ड्स और मॉस, लीवर वर्ड्स के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती है ना। मॉस, दलदली मार्श जो आपका लैंड हो गया एक तरीके से, है ना, आपको यहाँ पे प्लांट मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे, बुशेस मिलेंगे, लाइकेंस, मॉस मिलेंगे, है ना। ये मॉस जो होते हैं ना, लीवर वर्ड्स मॉसेस, ये ब्रायोफाइटा में आते हैं। यानी कि जब हम प्लांट को कैटेगराइज करेंगे ना, तो उसमें थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आते हैं। तो जो लीवर वर्ड्स और मोसेस होते हैं वो ब्रायोफाइटा में आते हैं ना। तो दलदली पौधे, यहाँ पे रेंडियर मिलेगा, है ना। जंतु जगत की बात करें तो रेंडियर, ध्रुवी लोमड़ी आपको मिलेगी, ध्रुवी लोमड़ी, है ना। ध्रुवी भालू मिलेगा आपको। टुंड्रा, टुंड्रा बायोम में आपको, है ना, ध्रुवी भालू, उल्लू मिल जाएंगे, है ना। आर्कटिक खरगोश, यहाँ पे आपको खरगोश भी देखने को मिलेंगे। हम देख रहे हैं कि जंतु कौन कौन से भैया इस टुंड्रा बायोम में, है ना। यहाँ पे आपको सरीसृप, उभयचर जीव लगभग अनुपस्थित मिलेंगे। तो देखो मिल गया ना पॉइंट आप सभी के लिए। यहाँ पे आपको जानना जरूरी ये है ना, कि सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये नहीं मिलेंगे, है ना। अगर अपन यहाँ पे टुंड्रा बायोम की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ और साउथ पोल पे हम जाएंगे, है ना। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, जो कि स्थान बहुत ही ठंडे हैं। यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, ट्रीज, बुशेस, दलदल, है ना, ये जरूर मिल जाएगा। अगर जानवरों की बात करें, ध्रुवी लोमड़ी, ध्रुवी भालू, उल्लू, आर्कटिक खरगोश मिलेंगे। सरीसृप, हम यहाँ पे रेप्टाइल्स की बात करें, है ना, तो रेप्टाइल्स ऐसे जीव होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। उभयचर, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऐसे जीव होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, है ना। अब ये दोनों पानी और जमीन में रहते हैं तो अंतर क्या है? तो उभयचर, है ना, एम्फीबियंस वो पानी में ज्यादा अपना जीवन काल बिताते हैं, और सरीसृप वो जमीन पे अपना जीवन काल ज्यादा बिताते हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। उभयचर में मेंढक आ गया, फ्रॉग, सेलेमेंडर आ गया, न्यूट आ गया। सरीसृप रेप्टाइल्स में सांप आ गया, स्नेक, कछुए हो गए आपके, है ना, छिपकली हो गई आपकी, घड़ियाल हो गया, क्रोकोडाइल, ये सब सरीसृप में आते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से पॉइंट याद रखना है कि टुंड्रा बायोम में आपको रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस नहीं मिलेंगे, है ना। अप्रोक्सीमेटली ये अनुपस्थित होते हैं। सभी प्यारे बच्चे समझ में आ रहा है, सब कुछ याद होते चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको क्लास में ही याद करा दिया जाए। टुंड्रा बायोम, है ना, तो टुंड्रा बायोम में हमने एक स्पेसिफिक क्लाइमेट, एक स्पेसिफिक जो है वेदर देखा कि भैया ठंडे क्षेत्र है ना, यहाँ का तापमान कम है। तापमान, क्लाइमेट, है ना, वेदर, इसी के हिसाब से अपन बायोम को कैटेगराइज कर रहे हैं। बायोम को कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से अब समझ में भी आ गया है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर टेगा की बात करें, टेगा, कि भैया जो टेगा बायोम है वो कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको, है ना, नॉर्थ यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे टुंड्रा, है ना। टुंड्रा की तुलना में मृदु तापमान होता है। देखिए होता क्या है सभी प्यारे बच्चे, कि अगर अपन टेगा की बात करें तो टेगा, टेगा में जो तापमान होता है ना, वह कैसा होता है? टुंड्रा की तुलना में मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है। यानी कि अब थोड़ा सा अपन जो है ना, नॉर्थ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहे हैं अपन, है ना। साउथ की बात करें तो साउथ से थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं। तो नॉर्थ और साउथ में तापमान बहुत कम है, टेम्परेचर कम है, क्लाइमेट पढ़ेंगे अपन क्यों कम है उस समय पढ़ेंगे, है ना। तो टेगा में जो टेम्परेचर है वह टुंड्रा के, है ना, कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, मृदु है, सॉफ्ट है, मतलब यहाँ का तापमान जो है ठीक ठाक है ना। यह क्षेत्र बोरियल वन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये टर्म आपको याद रखना है ना, कि बोरियल वन क्षेत्र किसे कहते हैं? बोरियल वन क्षेत्र टेगा को ही कहते हैं। टेगा, टेगा को ही बोरियल वन क्षेत्र भी कहा जाता है। बोरियल वन क्षेत्र टेगा। हाँ, अगर आपने टुंड्रा लगा दिया गलत हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति है? तो अधिकतर अपन शंकुधारी सदाबहार वन देखते हैं, एवरग्रीन जो प्लांट है लेकिन शंकुधारी, जो कि कोन कोन शेप के होते हैं। कोन शेप के जो ट्री होते हैं, शंकुधारी जो है वह आपको यहाँ पर कोन शेप के, है ना, प्लांट मिलेंगे। सदाबहार, सदाबहार वन उसे कहते हैं जहाँ पे, है ना, वर्ष भर, है ना, आपको ट्रीज ही ट्रीज देखने को मिलेंगे, वो सदाबहार वन, है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको फरधारी पक्षी मिलेंगे, बाज मिलेंगे, मांसाहारी कॉर्निवेरस मिलेंगे, मिक मिलेगा,
एल्क मिलेंगे आपको, है ना। अब जब हम यहाँ पर एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो हम आपको एल्क, मिक इसके बारे में पढ़ाएंगे, प्यूमा, है ना। साइबेरियन जो टाइगर है, साइबेरियन टाइगर आपको टेगा में मिल जाएगा। साइबेरियन टाइगर आपने देखा होगा, है ना। भेड़िए भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो सफेद सफेद कलर के साइबेरियन टाइगर, सफेद कलर के आपने भेड़िए जरूर यहाँ पे देखे होंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जंतुओं की, खासकर टेगा बायोम में, है ना। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि बेरियल वन क्षेत्र टेगा को ही कहा जाता है ना। आपको ये उत्तरी यूरोप, इसकी लोकेशन क्या है ना, उत्तरी यूरोप, यूरोप जो महाद्वीप है ना। एशिया महाद्वीप में भी मिलेगा, उत्तर अमेरिका में भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ टुंड्रा की तुलना में थोड़ा सा कम तापमान, है ना, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट, कम नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा, है ना, अधिक मिलेगा, यहाँ पर मृदु तापमान मिलेगा, है ना, टुंड्रा के रिस्पेक्ट में। अब हम शीतोष्ण पर्णपाती वन की बात करते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसका लोकेशन क्या है ना, दक्षिण यूरोप। अब हम जैसे कि उत्तर यूरोप की बात करें, तो उत्तर यूरोप में तो आपको टेगा मिल रहा है, उत्तर यूरोप में टेगा मिल रहा है। यूरोप का थोड़ा सा नीचे वाला एरिया, दक्षिण यूरोप, वहां पे आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन मिल जाएंगे। उत्तर पूर्वी अमेरिका, जैसे कि अगर अपन यहाँ पे बात करें, हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया क्वाड्रेंगुलर शेप का है ना, क्वाड्रेंगुलर चतुष्कोणीय आकृति है ना। 32 87 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है एरिया है। तो अगर अपन यहाँ पे इसको, है ना, दो भागों में बांटे, ठीक है ना, तो ये वाला जो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये वाला जो एरिया हो जाता है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाता है ना, नॉर्थ वेस्ट। ये वाला जो एरिया हो जाता है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। तो आपको डायरेक्शन का सेंस तो बहुत अच्छे से, है ना, हमने आपको बता दिया है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तर पूर्व अमेरिका की। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला अमेरिका, है ना, ये होता है नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व अमेरिका, है ना। चीन का जो पश्चिम वाला भाग है, पूरा का पूरा चाइना, है ना, उसका पश्चिमी भाग, हम अगर चाइना की बात करें ना, तो चाइना का जो पश्चिम वाला भाग है वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। चाइना का जो पूर्वी भाग है ना, चाइना देश का पूर्वी भाग, वहीं पे जनसंख्या ज्यादा रहती है, पूरे चाइना देश की बात करें तो, है ना। जापान, जापान तो पूरा छोटा सा देश है जापान। न्यूजीलैंड, है ना, ऑस्ट्रेलिया के, है ना, नीचे न्यूजीलैंड। औसत मृदु तापमान और पर्याप्त वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है, अच्छी खासी वर्षा हो जाती है यहाँ पे, और औसत मृदु तापमान, सॉफ्ट टेम्परेचर होता है यहाँ पे। एक बार फिर से हम जो है लोकेशन देखेंगे, शीतोष्ण पर्णपाती वन, दक्षिण यूरोप, उत्तर पूर्वी अमेरिका, पश्चिम चीन। तो क्वेश्चन अपन डिजाइन कर सकते हैं ना खुद से, अब तो इतनी एबिलिटी आ गई है हमारे अंदर कि हम खुद से भी क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आप जब 10th में थे, 12th में थे, तो आप खुद से क्वेश्चन जो है वह डिसाइड कर लेते थे कि भैया अगले एग्जाम में, है ना, इस मैथ के पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस के पेपर में कौन से क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन खुद से डिजाइन करने की स्किल तो आप में आ गई है, बस आंसर राइटिंग की स्किल को और सुधारना है ना, ताकि मेंस में काम आए। तो अगर हम यहाँ पे खुद से क्वेश्चन बनाए कि भैया दक्षिण यूरोप, उत्तर पूर्वी अमेरिका, पश्चिम चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, भैया यहाँ पे कौन सी वनस्पति, है ना, या कौन सा बायोम क्षेत्र पाया जाता है, तो क्या अपन टेगा लगाएंगे क्या, या फिर अपन यहाँ पर, है ना, टुंड्रा लगाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अपन मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो अपने को ये सारी प्रॉपर्टीज याद रहने लगी हैं, तो अब गलती की संभावना नहीं है ना। वहीं पे अगर अपन यहाँ पे वनस्पति देखें, तो ओक, बीच, मेपल और, है ना, चेरी देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना। चेरी खाते हो ना आप लोग, चेरी। यहाँ के जंतु अधिकतम कशेरुकी और अकशेरुकी हैं। सर ये कोरोडोटा और नॉन कोरोडोटा क्या होता है? इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? कशेरुकी जीव वे होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, अकशेरुकी जीव वे होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे आपको अधिकतम जो है वह कशेरुकी और अकशेरुकी जीव जंतु देखने को मिलेंगे। यह क्षेत्र विश्व का कृषि के लिए उच्चतम उत्पादकता वाला क्षेत्र है ना, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है वह, है ना, आप शानदार तरीके से कृषि कर पाएंगे। तो ये सारा का सारा क्षेत्र शीतोष्ण पर्णपाती वन अपन ने देख लिया। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण, अब यहाँ पे तापमान थोड़ा सा, है ना, ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। विषुवत वृत्त के आसपास का क्षेत्र, विषुवत वृत्त तो जानते हैं ना, 0 डिग्री ग्रेट सर्कल, जिसको आप भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, है ना, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, है ना, तो इसलिए तापमान ज्यादा हो जाता है। तो आपको यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिल, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन आपको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के आसपास
मिल जाएंगे, है ना। वर्ष भर यहाँ पे उच्च तापमान मिलेगा और वर्षा भी अच्छी खासी होगी। भाई ताप ज्यादा है तो समंदर का पानी भाप बन गया, इवेपोरेशन हुआ, वर्षा अच्छी खासी हो गई, है ना। अब ये जो एरिया है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यहाँ पे आपको पृथ्वी देखो, पृथ्वी की सतह का लगभग, है ना, यहाँ पर 7% क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन से ढका हुआ है। ये आपको एक फैक्ट याद रखना है, 7% भाग, है ना, पृथ्वी की सतह का 7%। जैसे पृथ्वी की सतह की बात करें, सरफेस की बात करें, तो करीब 72-73%, है ना, 71 पकड़ लो, 70 पकड़ लो, चलो, है ना। तो 70% तो अपना हाइड्रोस्फीयर ही है। लिथोस्फीयर की बात करें तो लगभग 29-30% ही है। ऐसे 7% भी याद रह जाएगा, है ना, ठीक है। पृथ्वी की सतह का लगभग 7% उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से, है ना, ढका हुआ है। यहाँ पर विश्व की 40%, है ना, यहाँ पर पादप और जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व की 40% पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की आबादी आपको वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन के आसपास ही मिलेगी, 40%। करीब 8 अरब, है ना, यहाँ पर ह्यूमंस की जो है पॉपुलेशन हो चुकी है हमारे पूरे अर्थ पे, तो भैया 40%। या अपन यहाँ पे तो बात कर रहे हैं, है ना, अभी तो अपन ने सिर्फ ह्यूमन को ही कैलकुलेट किया, जबकि उसमें सारे जीव जंतु और सारे पेड़ पौधे भी हैं। तो जीव जंतु पेड़ पौधे सभी को मिला जुला करके 40% आपको, है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन के आसपास मिलेगा। यहाँ चौड़ी पत्तियां वाले कई स्तरीय सदाबहार वृक्षों की प्रजातियां मिलती है। चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे, है ना, चौड़ी पत्ती वाले, छोटी छोटी पत्ती, तीखी पत्तियां, है ना, और आपके जो शंकुधारी जो वन है ना, वो आपको ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया कि भैया 40%, 7% जो है वह उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से ढका हुआ है। विषुवत जो हमारा यहाँ पर, है ना, सर्कल है, उसके आसपास मिलेगा। सवाना देख लेते हैं, सवाना यहाँ से जो है ना, बायोम को लेकर के यूपीएससी ने शानदार क्वेश्चन पूछे हैं। अपन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो जो भी अपन कंटेंट पढ़ रहे हैं ना, उस कंटेंट को लेकर के यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे वो भी अपन सारे जो है वह करने वाले हैं, है ना। वॉइस मिल रही है ना आप सभी को? अभी क्या हुआ था, बीच में बंद हो गया था, इस वजह से वॉइस चली गई थी, अब सब कुछ ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अब देखिए सवाना जो है, सवाना बायोम आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगा। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप में सवाना बहुत ज्यादा विस्तृत है, फैला हुआ है सवाना जो है। अब देखिए सवाना की विशेषता क्या है, सवाना की विशेषता यह है कि आपको जो है इक्का दुक्का ही पेड़ दिखेंगे, ट्री, जो बड़े पेड़ है वो इक्का दुक्का दिखेंगे। लेकिन आपको ये जो घास वाला जो एरिया है, घास घास वाला एरिया ज्यादा देखने को मिलेगा। सवाना मतलब घास ज्यादा है, पेड़ इक्का दुक्का है ना। उसका कारण क्या है वो भी जानेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में सवाना बहुत ज्यादा, सवाना जो बायोम है वो अफ्रीका महाद्वीप में ज्यादा फैला हुआ है ना। वनस्पति यहाँ पे छितरे हुए वृक्षों के साथ घास स्थल, अग्निरोधी कांटेदार झाड़ियां, अग्निरोधी कांटेदार झाड़ियां, जंगल में आग लगेगी तो वो अग्नि को आगे नहीं बढ़ने देगी, ठीक है ना। अग्निरोधी कांटेदार झाड़ियां सवाना में आपको मिलेगी। जंतु जगत की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मृग मतलब हिरण हो जाएगा, भैंस, जेबरा, हाथी, गेंडे, अफ्रीका के हाथी तो मशहूर है भैया, है ना, शेर, चीता, है ना, और यहाँ पर मेंगूस, लकड़बग्गा, है ना, ये सब जो है वह आपको सवाना में देखने को, लकड़बग्गे, है ना, घूमते रहते हैं ना लकड़बग्गे यहाँ पे, लकड़बग्गे, चीता, शेर, हाथी, गेंडे, है ना। जैसे गेंडा कहाँ पे मिलेगा आपको, असम में, काजीरंगा, है ना, हमारा जो असम है काजीरंगा जो उद्यान है वहां पे गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, वो एक सींग वाला गेंडा, है ना। हाथी, जेबरा, भैंस, मृग। अब देखिए सवाना में होता क्या है, सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में, अब क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वह, है ना, थोड़ी सी कम होती है, तापमान ज्यादा है, बारिश कम है, तो जितना भी पानी, है ना, धरती की जो यहाँ पर, है ना, मोटाई, अगर अपन यहाँ पे बात करें सॉइल की जो मोटाई है ना, धरती की जो थोड़ी सी थिकनेस है, इसमें जो पानी है वो सारा का सारा जो है वह घास ले जाती है। थोड़ा बहुत जो पानी, क्योंकि पेड़ जो होता है ना, पेड़ की जड़ें गहराई में होती हैं, तो थोड़ा बहुत पानी अगर वह पेड़ की जड़ों को मिल गया तो प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो अधिकतर जो पानी है वो घास ही एब्जॉर्ब कर जाती है, मिनरल्स, वाटर, वो घास ही एब्जॉर्ब कर जाती है। इसलिए यहाँ पे पेड़ कम है। अगर कोई पेड़ है तो बेचारा सूख जाएगा वो भी, क्योंकि घास सारा पानी ले गई, तो पेड़ कैसे ग्रो कर पाएगा। तो सवाना, है ना, इसको अपने को यहाँ पे याद रखना है। घास स्थल की बात करें, घास स्थल, तो घास स्थल जो बायोम है, उत्तरी अमेरिका, यूक्रेन, निम्न वर्षा युक्त शीतोष्ण दशाएं, अब जहां पे बारिश थोड़ी सी, है ना, यहाँ पर कम है,
शीतोष्ण वहां पे जो है दशाएं, शीतोष्ण तो समझ गए ना, थोड़ा सा शीत, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको घास स्थल देखने को मिल जाएंगे, उत्तरी अमेरिका, यूक्रेन। अच्छा, अपने यहाँ पे भी घास के मैदान है, ऐसी बात नहीं, अभी अभी हमने आपको बताया सोनमर्ग और गुलमर्ग की पहाड़ियां, यहाँ पे घास के मैदान मिलेंगे आपको, जम्मू कश्मीर, है ना, सोनमर्ग गुलमर्ग। उत्तराखंड में जाएंगे तो बुग्याल और पयार घास के मैदान मिलेंगे। अभी देखो पहलगांव में वो जो घटना घटी है ना, वहां पे आपके घास के मैदान ही है, पहलगांव, है ना। चलिए, तो वनस्पति, इस क्षेत्र में घास ही प्रमुख वनस्पति है। अगर घास स्थल की बात करेंगे तो घास ही तो प्रमुख वनस्पति होगी। जंतु जगत में जंगली भैंसे, यहाँ पे आपको जंगली भैंसे मिल जाएंगे, हिरण मिल जाएंगे, बिल्लियां मिल जाएंगी, कृंतक जो कि चूहे होते हैं, है ना, रोडेंट्स चूहे होते हैं कृंतक, या फिर जो है ना, काटने वाले जो जीव होते हैं, है ना, दांतों से जो है कुतरने वाले जीव को कृंतक बोलते हैं। लोमड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। तो ये आपके उत्तरी अमेरिका, यूक्रेन, है ना, ये घास स्थल आपको उत्तरी अमेरिका में ज्यादा देखने को मिलेगा। यूक्रेन, अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन में भी आपको, है ना, घास स्थल ज्यादा देखने को मिलेंगे। मरुस्थल की बात करें तो सहारा, आप जानते हैं, हमारे यहाँ पे जो है थार डेजर्ट है ना। महाद्वीप के आंतरिक भाग, जहां निम्न वर्षा, जहां पे पानी कम बरसता है, तापमान ज्यादा रहता है ना, ऐसे क्षेत्रों को अपन मरुस्थल बोल देते हैं। यहाँ दिन में तापमान ज्यादा रहे, मरुस्थल की क्या विशेषता है कि दिन में तापमान ज्यादा रहेगा। जो रेत है, जो सैंड है ना, SiO2 सिलिका की होती है ना, जो सैंड होता है ना, SiO2, जो बालू के जो कण होते हैं, है ना, सिलिका के होते हैं। तो यहाँ पे दिन में जो है ये गर्म हो जाते हैं सिलिका के पार्टिकल, है ना, ये जो आपके, है ना, सैंड सॉइल पार्टिकल है, इसमें वाटर लॉगिंग नहीं हो सकती, पानी अपन इसमें जो है वह जमा नहीं कर सकते, पानी रिस जाता है ना। तो यहाँ पे तापमान ज्यादा, रात में ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है तो तापमान बहुत तेजी से घटता है। तो मरुस्थल की एक विशेषता है कि तापमान में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, दिन में ज्यादा और रात में कम। यहाँ पे आपको वनस्पति में प्रमुख कांटेदार झाड़ियां, राजस्थान में अपन देखते हैं ना कि ऐसे बुशेस मिलते हैं अपने को जिसमें कांटे हैं, जैसे करील, करील 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 मिलता है, करील मिलता है कांटेदार, कैक्टस मिलता है आपको, है ना। सर ऐसा क्यों, यहाँ के जो पौधे हैं उनमें कांटे क्यों आ गए? अब देखो होता क्या है कि जो पौधे होते हैं ना, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मॉडिफिकेशन होता है इनकी पत्तियों में, कैक्टस की पत्तियों में ऐसा मॉडिफिकेशन होता है, करील, है ना, ये पौधे अपने आप को ऐसा मॉडिफाई करते हैं कि कोई, है ना, शाकाहारी जीव इनको ना खा पाए, क्योंकि सबको जीवन में सरवाइव करना है, सब सरवाइव करना चाहते हैं ना लाइफ में, कि भैया हमको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो यहाँ की जो वनस्पति, यहाँ के जो पौधे हैं, उनमें से कांटे निकल आते हैं ताकि कोई शाकाहारी जीव उनको खा ना पाए, मॉडिफिकेशन हो गया पत्तियों में। तो कैक्टस, है ना, करील, ये अपने को देखने को मिलेगा। सूखा प्रतिरोध वनस्पति, है ना, यहाँ पर जो है सूखी वनस्पति, ड्राई, है ना, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जंतु जगत में सरीसृप, अब देखो अपन ने देखा था ना कि जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल पे टुंड्रा जो यहाँ पर बायोम है, वहां पे आपको रेप्टाइल्स नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको एम्फीबियंस नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको, है ना, रेप्टाइल्स मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि आपने रेगिस्तान की छिपकली को देखा होगा, जो ऐसे डांस करती हुई चलती है ना, पैर उचका उचका के चलती है ना। तो सरीसृप वो रेप्टाइल्स में ही आती है ना। छोटे आपके स्तनधारी मेमल्स आपको मिल जाएंगे, पक्षी खासकर जो है यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर सभी प्यारे बच्चे, इतना ठीक है क्या? बहुत अच्छे से आपको बायोम समझ में आ गया। अब यहाँ पर जैसे कि हमने आज क्या पढ़ लिया सभी प्यारे बच्चे, आज हमने क्या पढ़ लिया देखो, आज हमने स्थल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। स्थल, ये हमारे जो है वह चैप्टर से, है ना। आज हमने क्या किया, आज हमने स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम कल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे, है ना। जलीय पारिस्थितिकी, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हमने बायोम, है ना, हैबिटेट, नीशे, इन टर्म्स को अपन ने बहुत अच्छे से समझा, है ना। और कल का जो अपना टॉपिक रहेगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा। अभी तक अपन जो है वह इतना कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अब हम जो है वह आपसे बातें करेंगे लैपटॉप के पास जाकर कि कैसा आप जो है वह महसूस कर रहे हो। ये अपने पॉइंट से, है ना, इन सभी को अपने को पढ़ना है खासकर, है ना। यहाँ पर सबसे पहली कक्षा में अपन ने एसिड रेन को शानदार तरीके से कंप्लीट किया। इन सभी टॉपिक से जो जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और क्लास में सब कुछ जो है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्लास के तुरंत बाद आपको आंसर राइटिंग करना है, जो भी आपने समझा उसको लिखना है, रिवीजन में बने रहना है ना। रिवीजन में नहीं रहोगे, आंसर राइटिंग नहीं करोगे, तो ये जो आपने 1 घंटे 1.5 घंटे समय बिताया है ये व्यर्थ चला जाएगा, है ना। चलिए, तो आज का सेशन आप सभी के लिए कैसा रहा, जल्दी से बताओ सभी प्यारे बच्चे, है ना। मल्टीपल रिवीजन इस सक्सेस की,
है ना। और आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, है ना। क्लास का समय अपना जो है वह 8 PM है ना। सर ने जो है वह क्लासें हमारी रखी हैं, है ना। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, वेडनेसडे, है ना। वेडनेसडे नहीं है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन अपनी क्लास है ना। तो आप बने रहें हमारे साथ। और अब हम लैपटॉप के पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या हाल है आप सभी के, क्या हालचाल है ना। अब जो है हम यहाँ पे बातें कर सकते हैं थोड़ी सी आपसे, है ना। चलिए कमेंट में बताइए, सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं आप सभी थ्योरी की क्लास में, बोलो। है ना। कमेंट में आ जाओ सभी प्यारे बच्चे, सब कुछ ठीक ठाक। कैसा लगा आप सभी को सेशन, बताइए। है ना। देखो टेक्निकल चीजें हैं, कभी आवाज बंद हो जाती, कभी ये, तो इसका आप ज्यादा जो है वो माइंड नहीं किया करो, है ना। ये सब ठीक भी हो जाता है जल्दी से। आप तो सेशन कंटेंट पे ध्यान दो, अपने सिलेबस पे ध्यान दो, इसको कंप्लीट करो। ऑल क्लियर, समझ में आ रहा है ना सब कुछ आप सभी को, है ना। आयुष, आर्यन, काजल, नीतू, है ना। ऑल सेट, ऑल ओके, बढ़ रहा है ना कॉन्फिडेंस। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ इंग्लिश में चाहिए, है ना, तो हम इसको पूरा का पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी आपको दे देंगे, बायलिंगुअल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बायलिंगुअल में अब देखो अपन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, जियोग्राफी, इसमें तो टर्म्स जितनी भी है, टर्मिनोलॉजी टर्म्स, वो तो सारी इंग्लिश में ही है, अधिकतर इंग्लिश की ही टर्मिनोलॉजी है। हम यहाँ पे कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, है ना, उसके पीछे की डेफिनेशन, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन, उस पर अपन ज्यादा ध्यान देंगे। तो आपको जो है ये जो लैंग्वेज बैरियर है ना, जो लैंग्वेज का बैरियर है उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ये वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगी, आज का सेशन रिकॉर्डेड मिल जाएगा। हमने सर से पूछा था कि क्या सर सेशन के बाद बच्चों को रिकॉर्डेड मिल जाता है, तो उन्होंने कहा था हाँ सर रिकॉर्डेड मिल जाता है, कोई अगर नहीं देख पाता है तो बाद में देख लेता है ना। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, जो भी अपन ने आज पढ़ा या पिछला जो भी अपन ने पढ़ा, आप हमसे पूछ सकते हैं अभी, है ना, अभी के अभी। ठीक है ना। कोई ऐसी टर्म जो आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वो शानदार तरीके से अपन सिलेबस को लेके चलेंगे, परेशान मत होना आप सभी, है ना। बायलिंगुअल मिल जाएगा, एक बार आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छा फील करोगे, आप महसूस करोगे। चलो, तो सभी को बाय बाय बोलें फिर, है ना। कोई कुछ कहना चाहता है तो माइक को ऑन करके आप हमसे कह सकता है, अपनी दिल की बातें कर सकते हो आप हमसे। ठीक है, शर्माने का नहीं। ओके, गुड नाइट, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो सभी, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिए सभी। पापा अब क्यों पढ़ा